तो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। ओके। तो मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे डीसी दत्ता टेक्स्ट बुक में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड यूट्राइन फाइब्रॉइड में चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो यूट्रस का दो भाग में मेनली बॉडी एंड सर्विक्स में जो फाइब्रॉइड है उसके ट्रीटमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ यूट्रस में यूट्रस को सबसे पहले यूट्रस के दो पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है ना। पहला होता है बॉडी और दूसरा होता है मेरा सर्विक्स। ओके। अब बॉडी में हम आएंगे तो बॉडी में दो तरह के फाइब्रॉइड हो सकते हैं। एक ऐसे फाइब्रॉइड जो अपने सिम्टम्स को दिखाएंगे और ऐसे फाइब्रॉइड जो अपने सिम्टम जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो एक होता है सिम्टोमैटिक फाइब्रॉइड, एक होता है मेरा एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड। ओके। तो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड के में अगर हम जाते हैं, ठीक ना, तो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम दूरी में लिखेंगे, एसिम्टोमेटिक, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक के ट्रीटमेंट में जाते हैं तो दो तरीके से सिम्टोमेटिक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला जो होता है वो मेडिकल, ठीक ना, मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सर्जिकल। अब यदि हम सर्जरी में आगे बढ़ते हैं तो सर्जरी जो है वो मेरा चार तरह से सर्जरी होता है, ठीक है ना। पहला सर्जरी होता है मायोमेक्टोमी। ओके। दूसरा सर्जरी जो होगा मेरा हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरा मेथड है मायोलाइसिस। उसके बाद होता है मेरा एम्बोलोथेरेपी। अब मायोलाइसिस जो करने का तरीका होता है वो मेनली तीन तरीका से होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोकॉर्टरी, दूसरा हो सकता है मेरा क्रायो और तीसरा हो सकता है मेरा लेजर, ठीक ना। अब मायोमेक्टोमी में जाएंगे तो मायोमेक्टोमी में फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है इंडोस्कोपी और दूसरा होता है लैप्रोटोमी। ओके। अब इंडोस्कोपी में भी फर्दर जाएंगे तो दो होता है। क्या क्या होता है इंडोस्कोपी में? मेरा होता है हिस्ट्रोस्कोपी में मैक्टोमी होगा और ये होगा लेप्रोस्कोपी मायोमेक्टोमी। ओके।
तो ये हो गया मेरा बॉडी के सिम्टोमेटिक। अगर फाइब्रोइड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे आगे बढ़ता है फर्दर, ठीक है। अब यदि हम एसिम्टोमेटिक में जाएंगे तो एसिम्टोमेटिक में दो तरीके से ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड करता है। पहला जो होगा वो होगा मेरा सर्विलेंस, रेगुलर सर्विलेंस में रखेंगे। और ये जो रेगुलर सर्विलेंस में रखेंगे एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के इंटरवल में हम रेगुलर उसको देखते रहेंगे, उसका जांच करते रहेंगे, ठीक ना। तो किस कंडीशन में जो है रेगुलर सर्विलेंस में हम रखते हैं, वो कंडीशन होना चाहिए जो साइज है मेरा फाइब्रोइड का वो लेस देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी साइज होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका डायग्नोसिस है वो सर्टेन होना चाहिए, इसका जो डायग्नोसिस है वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन है तो इसको रेगुलर जो है वो हम सर्विलेंस में रखेंगे एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। ओके। और दूसरा जो केस आता है सिम्टोमेटिक का वो हम करेंगे सर्जरी। अब सर्जरी किस किस कंडीशन में हम करेंगे, ठीक है ना। तो सर्जरी करने के लिए जो मेरे पास कंडीशन होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा साइज जो होगा इसका वो मोर देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी साइज होना चाहिए। और जो डायग्नोसिस है वो अनसर्टेन होगा, डायग्नोसिस अनसर्टेन होगा, ठीक है ना। या फिर मेरा होगा क्या कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज, ठीक है ना। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या फिर मिसकैरेज है, या फिर चौथा नंबर में होना चाहिए पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड। यदि पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड है तो उसको सर्जरी करना ही बेहतर होगा। ओके। अब रेगुलर सर्विलेंस में जिसको रखे थे उसको सर्विलेंस में रखेंगे ही, और देखेंगे हम कि यदि साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है या फिर सिम्टम जो है फाइब्रोइड का वो अपीयर हो रहा है, ठीक ना। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है और सिम्टम अपीयर हो रहा है तो उसको हम कर देंगे सर्जरी। और यदि साइज जो है रिमेन सेम, साइज जो है मेरा वो सेम है और सिम्टम भी नहीं दिख रहा है, सिम्टम भी जो है वो एब्सेंट है, तो इसको हम अंडर सर्वेलेंस में रखेंगे, ठीक ना। तब उसको देखते रहेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं सर्विक्स का। तो सर्विक्स
कि फाइब्रोइड का अगर हम बात करें तो ये दो पोजीशन में रहता है, सर्विक्स के फाइब्रोइड की पोजीशन में रहता है। एक रहता है मेरा सुप्रा वेजाइनल और दूसरा होता है मेरा वेजाइनल, ठीक है। अब यहाँ अगर सुप्रावेजाइनल पोजीशन में मेरा फाइब्रोइड है तो उसका मायोमेक्टोमी कर सकते हैं या फिर हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। और वेजाइनल है तो उसका भी हम एक मायोमेक्टोमी कर सकते हैं और दूसरा पॉलीपेक्टोमी कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा पूरा चार्ट बताता है कि कैसे अगर फाइब्रोइड का केस मेरे पास आया है तो मैनेजमेंट के लिए कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक ना। तो इस चार्ट में क्या बताया गया है पूरा कि यदि मेरा फाइब्रोइड का केस है यूट्रस में तो देखेंगे सबसे पहले कि वो बॉडी में है या सर्विक्स में। अब बॉडी में यदि मेरा यूट्रस है तो उसके दो तरह से ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। ओके, अब यदि सिम्टोमेटिक है तो फिर वो दो भाग में है उसका, मतलब दो तरीके से फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। पहला मेडिसिन देके और दूसरा सर्जरी, ठीक है ना। सर्जरी के केस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर्जरी भी चार तरीके से मेरा हो जाता है। मायोमेक्टोमी होता है पहला, दूसरा हिस्टेक्टोमी होता है, तीसरा होता है मेरा मायोलाइसिस, चौथा होता है मेरा एम्बोलोथेरेपी। अब मायोलाइसिस में मेरा तीन तरीके से हो सकता है। पहला उसका इलेक्ट्रोकॉर्टिस हो सकता है, दूसरा हो सकता है मेरा क्या बोलते हैं क्रायोस हो सकता है, तीसरा मेरा लेजर्स हो सकता है। अब मायोमेक्टोमी में आगे बढ़ेंगे तो मायोमेक्टोमी भी हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला होगा एंडोस्कोपी कर सकते हैं या फिर मेरा लेप्रोटोमी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी अगर करें तो एंडोस्कोपी भी दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है मेरा हिस्टेक्टोमी, हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी और दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, ठीक है। ये मेरा सारा चीज़ हो गया सिम्टोमेटिक वाला चीज़ में। अगर एसिम्टोमेटिक वाली चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो एसिम्टोमेटिक वाली चीज़ों को देख के हम दो तरीके से फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। पहला ये कि एसिम्टोमेटिक है तो उसको अंडर सुपरविजन रखेंगे, सर्विलेंस रखेंगे, अंडर सुपरविजन रखेंगे। अगर सुपरविजन में रखने का मतलब क्राइटेरिया क्या होता है मेरा, सुपरविजन में रखने का क्राइटेरिया होता है कि उसका जो फाइब्रोइड का साइज है वो लेस देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी साइज उससे कम होना चाहिए। और दूसरा जो उसका जो डायग्नोसिस है वो सर्टेन होना चाहिए। ओके, और आगे हम बात करते हैं यदि दूसरा तरीके से बात करें एसिम्टोमेटिक फाइब्रोइड को ट्रीट करने का तो सर्जरी कर देंगे। सर्जरी हम किस केस में करेंगे, यदि साइज जो है फाइब्रोइड का वो 12 वीक से ज़्यादा हो गया, मतलब प्रेगनेंसी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी साइज से ज़्यादा हो गया और यदि डायग्नोसिस जो है उसका वो अनसर्टेन है, ठीक ना। और आगे हम देखेंगे कि यदि जो इनफर्टिलिटी है वो अनएक्सप्लेन्ड है और मिसकैरेज भी अनएक्सप्लेन्ड है तो उसको भाई सर्जरी कर देंगे। और पेडंकुलेटेड अगर फाइब्रोइड है तो उसको सर्जरी करके हटा देंगे। अब जिसको क्या बोलते हैं अंडर सर्विलेंस रखे हुए हैं, ठीक है ना, अंडर सुपरविजन रखे हुए हैं, उसको क्या करेंगे कि आज मतलब कि प्रत्येक 6-6 महीना में हम उसको देखते रहेंगे और देखे हैं कि यदि उसका साइज जो है इंक्रीज कर रहा है या फिर उसका में सिम्टम जो है वो दिख रहा है तो उसको सर्जरी करके हटा देंगे। और यदि साइज में कोई इंक्रीजमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है और जो है उसका सिम्टम भी हमारा नहीं दिख रहा है तो फिर उसको अंडर सर्विलेंस में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा बॉडी का सारा जो है मैनेजमेंट करने का तरीका। ओके, अब जो है अगर हम सर्विक्स की तरफ जाएं तो सर्विक्स में जो फाइब्रोइड का पोजीशन होता है वो होता है मेरा या तो सुप्रा वेजाइनल होगा या फिर वेजाइनल होगा। यदि सुप्रा वेजाइनल है तो उसको ट्रीट करने का तरीका क्या होगा, उसको ट्रीट करने का तरीका होगा मेरा
या तो हम कर देंगे उसको मायोमेक्टोमी, या तो फिर उसको हम लोग कर देंगे हिस्ट्रो मायोमेक्टोमी करेंगे, या हिस्ट्रो अरे यार हिस्टेक्टोमी कर देंगे, या तो मायोमेक्टोमी कर देंगे या हिस्टेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। अब यदि वेजाइनल पोजीशन में है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको भी मायोमेक्टोमी कर देंगे या फिर पॉलीपेक्टोमी कर देंगे। तो ये पूरा जो है मेरा चार्ट है मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड का, ठीक है। तो अब हम भाई आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक फाइब्रॉइड की पेशेंट हमारे पास कैसे है, क्या क्या कंप्लेंट लेके आएगी, मतलब उसका सिम्टम क्या होगा। सबसे पहले हम सिम्टम देख लेते हैं कि फाइब्रॉइड का कंप्लेन क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है। उसके बाद फिर हम जो है उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अ पेशेंट ऑफ फाइब्रॉइड, a patient of fibroid, ठीक है ना, can come for treatment with one of the following complaint, ठीक है ना। A patient of fibroid can come for a treatment with one of the following complaint. तो सबसे पहला मेरा जो कंप्लेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, सबसे मेरा पहला जो कॉमन कंप्लेंट होता है, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो होता है वो होता है मेरा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओके। हेवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसको बोल सकते हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, HMB, ठीक है। दूसरा जो केस लेके आ सकती है वो है प्रेशर सिम्टम, ठीक है ना, प्रेशर सिम्टम। क्योंकि फाइब्रॉइड का साइज जब मेरा बढ़ता है तो मेरा जो एब्डोमेन के जो भी ऑर्गन है उसमें जो है प्रेशर लगता है, ठीक है, तो प्रेशर सिम्टम लेके आ सकती है। तीसरा जो है इनफर्टिलिटी का केस लेके आ सकती है, इनफर्टिलिटी का केस ले सकती है। और चौथा जो है वो मेरे लेके आ सकती है पेन का केस। दिस इज द रेयरेस्ट जो है कंप्लेन होता है। पेन भी होता है, मेंस्ट्रुअल पेन लेके आ रही है, या मेंस्ट्रुअल पेन लेके आ रही है या फिर नॉन मेंस्ट्रुअल पेन लेके आ रही है। ओके, तो जनरली जो होती है फाइब्रॉइड की पेशेंट, यूट्राइन फाइब्रॉइड की पेशेंट, वो जनरली ये 4 तरह के चीफ कंप्लेन लेके आती है, ठीक है ना। ओके, तो ये 4 तरह के चीफ कंप्लेन लेके आए मेरे पास। तो फिर हम आगे जो है उसका ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट एवेल्युएशन करेंगे आगे जाने से पहले, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हम उसका करेंगे प्री ट्रीटमेंट एवेल्युएशन। क्या करेंगे, प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। तो सबसे पहली जो बात है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होगा मेरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक।
इफ या फिर इफ नीडेड इन सब म्यूकस फाइब्रोइड, तो उसमें करते हैं हम सिस। सिस में क्या होता है? सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, ठीक है ना? सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करते हैं, ठीक ना? उसके बाद यदि हम इवोल्यूशन पे जाएं तो सबसे पहले हम उसका चेक करेंगे एनीमिया, कि उसको एनीमिया तो नहीं है भाई, क्योंकि बात कुछ ऐसी होती है कि फाइब्रोइड के केस में जो है, और फाइब्रोइड में बहुत ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई रहता है, ठीक ना? तो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई रहता है, तो ड्यूरिंग द सर्जरी देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ वेरी मच ब्लड। मतलब कि ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने का चांसेस रहता है। इसीलिए पहले से यदि ब्लड की कमी है तो भाई उसको पहले हम लोग करेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एनीमिया हो तो एनीमिया को सबसे पहले करेक्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम आयरन कर देंगे भाई, ठीक है ना? जिंक देंगे, ठीक है? यदि इससे भी नहीं हो रहा है तो GnRH प्लस जिंक दे देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम एनीमिया को करेक्ट करेंगे, ठीक है? अब एनीमिया को देखने के बाद दूसरा जो हम एवोल्यूशन करेंगे, दूसरा क्या था? एनीमिया था मेरा, हाँ। तो दूसरा जो हमारा देखेंगे, इनफर्टिलिटी का कोई अदर कॉजेज तो नहीं है? अदर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी ठीक ना? अदर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी को हम एक बार चेक कर लेंगे। ये नहीं कि भाई कोई अदर कॉज के कारण भाई इनफर्टिलिटी है और हम ऑपरेशन करने के लिए एब्डोमेन खोल दिए, तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी इस सब में, ठीक है ना? तो अदर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी देख लेंगे। उसके बाद एंडोमेट्रियल कैंसर को भी एक बार चेक कर लेंगे। और फिर जो चौथा है हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है? तो ये चार चीज़ों को हम एवेल्युएशन कर लेंगे पहले, उसके बाद ही हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है ना? प्रोसीड करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। अब इन चारों को देखने के बाद भी जो है पेशेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है ना? पेशेंट को टू कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो है वो है कि पेशेंट डिजायर फॉर फर्दर फर्टिलिटी, और जो दूसरी टाइप की पेशेंट होगी जिसमें पेशेंट does not desire
फॉर फर्दर फर्टिलिटी, ठीक है ना। तो दो तरह के पेशेंट में हम कैटेगरी डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब हम जो है आगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। क्या है, इफ patient does not desire if patient does not desire for further fertility या फर्दर प्रेगनेंसी के लिए अगर वो डिजायर नहीं है, और फिर वो पेशेंट जो है मेरे पास केस लेके आई है कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक ना। तो ओके, पेशेंट जो मेरा केस लेके आया हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक ना। तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेके आई है तो उसका दो तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं उसको। या तो वो उसका जो फाइब्रॉइड है वो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग करेंगे, या फिर इंट्रा म्यूरल फाइब्रॉइड है या फिर सब सीरियस फाइब्रॉइड है तो उसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट करेंगे। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिनल करेंगे, ठीक है। अब सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो इसको हम लोग मायोमेक्टोमी कर देंगे। तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड का भी टाइप में बटा हुआ है। हम जानते हैं कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड में टाइप 0, 1 होता है और एक होता है मेरा टाइप 2, ठीक है ना। अब टाइप मेरा 0, 1 है, इसको हम लोग कर देंगे स्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, हिस्टोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। या फिर टाइप 2 है और साइज जो है मोर देन 5 सेंटीमीटर है फाइब्रॉइड का, तो उसको हम लोग कर देंगे, ये है मेरा हिस्टोटोमी किया ना इसको, तो इसको कर देंगे हम लोग लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, ओके, ठीक है। तो सब म्यूकस अगर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेके आई है वो पेशेंट, तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो उसका सर्जरी से तो मेरा काम निकाल लेंगे। लेकिन यदि इंट्राम्यूरल और सब सीरियस फाइब्रॉइड का केस है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम जाते हैं अगला मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर। ओके, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जाएंगे, उधर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मतलब कि देखो सर्जरी भी होता है, यदि
मतलब हम जा रहे हैं, देखो ये हो गया कि अगर सब म्यूकस फाइब्रोइड है तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देख लिए, ठीक है ना, चार्ट के माध्यम से कि अगर सब म्यूकस फाइब्रोइड है तो उसका भी टाइप 0 टाइप 1 है तो उसका हम लोग कर देंगे हिस्ट्रोस्कोपिक माइमेक्टोमी, और अगर टाइप 2 और द साइज ऑफ द फाइब्रोइड इज मोर देन 5 सेंटीमीटर देन वी विल गो विद द लेप्रोस्कोपिक माइमेक्टोमी। ओके, तो अब केस मेरा आ रहा है कि इंट्राम्यूरल और सब सीरस फाइब्रोइड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग जाएंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में होता है मेरा ड्रग ट्रीटमेंट या ड्रग्स, ठीक है ना। तो ड्रग्स में जाएंगे फर्स्ट लाइन ड्रग, सबसे पहले क्या जाएंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ओके, तो फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग में होता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देंगे, या फिर दूसरा हम देंगे प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हम लोग आयोडीज के कर सकते हैं, या फिर मेरिना, या फिर अल्टरनेटिव ओरल प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। ओरल प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। तीसरा जो हम देंगे ट्रांस एक्जिमिक एसिड। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में हम ये तीनों ड्रग दे सकते हैं, ठीक है ना। बट ये तीनों ड्रग जो है वो हमारा सिर्फ ब्लीडिंग को डिक्रीज करता है, ठीक ना। जो साइज ऑफ फाइब्रोइड है उसमें कोई भी किसी तरह का अंतर नहीं लाता है। तो दिस ऑल ड्रग all three drugs only decrease blood loss and there is no any changes comes in the fibroid size, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट लाइन ड्रग हो गया। अब अपन लोग जाते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में। सेकेंड लाइन ड्रग, तो सेकेंड लाइन ड्रग्स में यदि हम जाएं तो दो तरह के ड्रग्स, दो कैटेगरी में ड्रग्स को हम देखते हैं। सबसे पहला कैटेगरी जो एंटी एस्ट्रोजन
एंटीस्ट्रोजेनिक ड्रग होगा। और दूसरा जो होगा मेरा ड्रग्स विच डिक्रीज ड्रग्स which decrease level of progesterone। ठीक है, तो एंटीस्ट्रोजेनिक ड्रग एंड ड्रग विच डिक्रीज द प्रोजेस्टेरोन लेवल। अब ड्रग जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करता है, उसमें से मेरा पहला ड्रग होगा एंटी प्रोजेस्टेरोन, एंटी प्रोजेस्टेरोन, ठीक ना, एंटी प्रोजेस्टेरोन। अब एंटी प्रोजेस्टेरोन में जो मेरा ड्रग आता है वो मेरा आता है मीफेप्रिस्टोन, जो ड्रग का नाम है मीफेप्रिस्टोन। और ये जो मीफेप्रिस्टोन है, ठीक ना, जो मीफेप्रिस्टोन है ये मेरा साइज ऑफ फाइब्रॉइड को डिक्रीज करता है 50% तक, ब्लड लॉस को भी डिक्रीज करता है, ब्लड लॉस को डिक्रीज करता है। इसका जो डोज होता है वो होता है मेरा 5 से 10 मिलीग्राम। और इसका हम बात करें तो ये कॉज करता है मेरा एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया। इसीलिए जो है इसको लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे तो ये एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया कॉज कर देगा। तो थोड़ा स्टैटिकल इंग्लिश के कारण रुकना पड़ा, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ फाइब्रॉइड डिक्रीज करता है 50% तक, ब्लड लॉस करता है, ब्लड लॉस को भी डिक्रीज करता है, मतलब कि रोकता है। और 5 से 10 मिलीग्राम इसका यूज होता है। इसका डोज जो है 5 से मिलीग्राम डोजेज, ये डोजेज है। और जो लॉन्ग टर्म इसका यूज करते हैं, इसका लॉन्ग टर्म अगर यूज करते हैं तो ये करता है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया कर दे, ठीक है ना। अब जो मेरा ड्रग है डिक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन लेवल का, उसमें से पहला जो ड्रग हो गया वो मेरा एंटी प्रोजेस्टेरोन। अब दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा जो कैटेगरी है वो मेरा है सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है ना, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो इसमें जो ड्रग का नाम आता है वो ड्रग का नाम है मेरा,
क्या नाम है? यूली क्रिस्टल एसिटेट, ठीक है ना, ये मेरा ड्रग आता है। इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है वो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया नॉट कॉज करता है, डू नॉट कॉज एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया। और इसकी अगर हम बात करें यूली क्रिस्टल एसिटेट का, तो ये जो है मेरा ब्लड लॉस को 90% तक डिक्रीज कर देता है, ठीक ना। और तो और 10 डेज में एवेनोरिया 10 डेज में एवेनोरिया देखने को मिल जाता है, ठीक ना। तो लेकिन इसका ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करते हैं, इसका 6 मंथ तक इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात है कि ये FDA से अप्रूव्ड नहीं है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से नॉट अप्रूव्ड है, ठीक है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड नहीं है, ओके। और इसके यदि साइड इफेक्ट की हम बात करें, ठीक ना, इसके यदि हम साइड इफेक्ट की बात करें तो एंडोमेट्रियम सेफ्टी जो है वो अननोन है, एंडोमेट्रियम सेफ्टी जो है अननोन है, ठीक ना। तो ड्रग विच डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, तो उसमें से दो ड्रग हम देखें, मिफेप्रिस्टोन और यूली क्रिस्टल एसिटेट, ठीक है ना। अरे यार, इसको UR486 बोलते हैं, इसको UR486 भी बोलते हैं, ठीक ना, UR486। अब यदि हम बात करते हैं एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग की, तो एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग में है जो भैया जी, वो आता है पहला ड्रग मेरा GnRH एगोनिस्ट, GnRH एगोनिस्ट आता है, ओके। तो GnRH एगोनिस्ट में जो ड्रग आते हैं वो ड्रग के कुछ नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। इस ड्रग के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला ड्रग जो है गोसिप्रिलीन, दूसरा जो ड्रग है बोसिरिलीन, तीसरा जो ड्रग है ल्यूप्रोरिलीन, और चौथा जो ड्रग है मेरा वो मेरा है नाफारिलीन। तो ये जो ड्रग्स हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि हम देखें, ठीक ना, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें, ये ड्रग की, तो
sustained pituitary down regulation and suppress ovary फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, प्यूटिट्री और ओवरी के फंक्शन को रोक देता है। ठीक है, जिसके कारण जो है मेरा एस्ट्रोजन निकलता नहीं है। और हम जानते हैं कि जो मेरा फाइब्रॉइड है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण ही बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन मिलेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे। ठीक है ना, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होता है। इसको अपन लोग इतना देखते हैं। और यदि GnRH एगोनिस्ट है, GnRH एंटागोनिस्ट की ओर आगे बढ़े, GnRH एंटागोनिस्ट की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो ड्रग है उसका नाम है पहला कैप्टोप्रिलेक्स, दूसरा गैनीप्रिलेक्स, ये ड्रग का नाम है। ये भी इसका मैकेनिज्म एक्शन सेम है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी रैपिडली जो है प्यूटिट्री एंड ओवरी फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। बहुत ही जल्दी दोनों रिलीजिंग एंटागोनिस्ट बहुत ही जल्दी रैपिडली प्यूटिट्री एंड ओवरी फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। ओके, और GnRH एगोनिस्ट की बात करें तो ये भी हम 3 मंथ तक यूज करते हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो ये भी हम 3 मंथ तक यूज करते हैं। सॉरी, ये 6 मंथ नहीं होगा, यहाँ 3 मंथ होगा। और यहाँ भी हम 3 मंथ तक यूज कर सकते हैं, 3 मंथ। तो ये मेरा हो गया ग्राउंड, मेरा सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स ये होते हैं मेरा इसके जगह हम कुछ और अल्टरनेटिव जैसे कि डानाजोल भी यूज कर सकते हैं, डानाजोल भी यूज कर सकते हैं, बट ये हम जनरली यूज नहीं करते क्योंकि जो है ना एंड्रोजन गायनेकोमेस्टिया वगैरह कराता है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, डानाजोल को। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि GnRH एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के साथ हम एक बैक थेरेपी भी देते हैं, क्योंकि अगर बैक थेरेपी नहीं देंगे तो एस्ट्रोजन बहुत कम कर देगा और जो है वो मेनोपॉज का सिम्टम दिखाने लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए GnRH
एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के साथ एक बैक थेरेपी भी देते हैं। उस बैक थेरेपी का नाम होता है, जो बैक थेरेपी देते हैं वो बैक थेरेपी होता है नॉरेथिनड्रोन प्लस इथाइल एस्ट्राडायोल। नॉरेथिनड्रोन प्लस इथाइल एस्ट्राडायोल ये देते हैं हम लोग बैक थेरेपी में। नॉरेथिनड्रोन या फिर इथाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मेरा बात या फिर सवाल उठता है, यदि GnRH एगोनिस्ट और GnRH एंटागोनिस्ट दोनों आपके पास हैं तो सबसे पहले जो है आप क्या देना प्रीफर करेंगे? तो GnRH एगोनिस्ट और GnRH एंटागोनिस्ट में हम GnRH एंटागोनिस्ट देना प्रीफर करेंगे, बिकॉज जो GnRH एगोनिस्ट हैं GnRH एगोनिस्ट हैं, ये जो है मेरा कंटिन्यूसली देना पड़ता है इसको, कंटिन्यूसली देना पड़ता है, या इसको जो है ये इनिशियल फ्लायर भी करता है, इनिशियल फ्लायर भी कॉज करता है। और इसको जो ओरली नहीं ले सकते हैं, ओरली नॉट टेकन, और ये नहीं ले सकता है। और जो है चौथा जो है वही एगोनिस्ट रहता है, मतलब कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा तो हाइपोएस्ट्रोजेनिक कर देगा। एस्ट्रोजन लेवल कॉज कर देता है, मेनोपॉजल सिम्टम आने लगता है, ठीक है ना। मतलब वही एस्ट्रोजन लेवल अगर कम कर देगा तो मेनोपॉज एस्ट्रोजन को डिक्रीज कर देगा तो मेनोपॉजल सिम्टम आने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही GnRH का अगर हम लोग बात करें, GnRH एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये इनिशियल फ्लायर भी कॉज नहीं करता है, ठीक ना। इसको ऑरली ले सकते हैं, ये नॉट कंटिन्यूअस होता है, ये ऑरली टेकन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट देता है, इसलिए हम GnRH एंटागोनिस्ट प्रीफर करते हैं, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि GnRH एंटागोनिस्ट या फिर GnRH एगोनिस्ट के लिए क्या क्या इंडिकेशन होता है, ठीक ना। इंडिकेशन फॉर GnRH एगोनिस्ट और GnRH एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहला जो मेरा इंडिकेशन है
इफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और डिस्मेनोरिया है, ठीक है ना, और उसको हम डिस्मेनोरिया है ड्यू टू इंट्राम्यूरल और सब सीरस फाइब्रॉइड, ठीक है, और उसको दिया गया था फर्स्ट लाइन ड्रग, नॉट क्योर्ड बाय फर्स्ट लाइन ड्रग, नॉट क्योर्ड बाय फर्स्ट लाइन ड्रग, देन हम देंगे सेकेंड लाइन ड्रग, तो हम देंगे सेकेंड लाइन ड्रग्स गिवन। ओके, पहला इंडिकेशन तो ये हो गया कि यदि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई है पेशेंट, डिस्मेनोरिया के साथ आई है पेशेंट और उसको फर्स्ट लाइन ड्रग दिया गया और उसके बाद भी उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुई, तो हम सेकेंड लाइन ड्रग देंगे, obvious सी बात है। दूसरा जो है मेरा इंडिकेशन है, यदि पेशेंट कम्स विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ प्रेशर, पेशेंट comes with the chief complaint of pressure symptom, ठीक है। यदि पेशेंट जो है प्रेशर सिम्टम के कारण आई है तो उसको हमको सेकेंड लाइन ड्रग देना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो हम जान रहे हैं कि साइज को नहीं घटाता है, और प्रेशर यदि एक सिम्टम लेके आई है पेशेंट, मतलब कि साइज जो है वो मेरा बड़ा हुआ है, साइज बढ़ा हुआ है, तो वो साइज घटाने के लिए सेकेंड लाइन ड्रग देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो है इंडिकेशन हो गया, इफ द पेशेंट comes with fibroid and anemia and not responding to iron, then we give क्या देंगे उसको, GnRH प्लस आयरन फॉर 3 to 6 month, ठीक है ना, दे देंगे। और यदि चौथा है कि चौथा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ट्रांजिशनल थेरेपी में, ठीक है ना। ट्रांजिशनल थेरेपी में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पेशेंट जो है वो पेरीमेनोपॉजल से मेनोपॉजल कंडीशन में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, द पेशेंट गोज पेरीमेनोपॉजल टू मेनोपॉजल कंडीशन, ठीक है ना। तो ये 4 इंडिकेशन है मेरा, अगर पेशेंट हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई है और उसका कॉज जो है सब इंट्राम्यूरल या फिर सब सीरस फाइब्रॉइड है और उसको फर्स्ट लाइन ड्रग दिया गया और फिर भी में वो ठीक नहीं हो रही है, तो हम उसको सेकेंड लाइन ड्रग ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि यदि पेशेंट चीफ कंप्लेंट प्रेशर सिम्टम को लेकर आई है तो हम उसको फाइब्रॉइड का साइज को डिक्रीज करना है, तो फाइब्रॉइड का साइज को डिक्रीज करने के लिए हमको सेकेंड लाइन ड्रग में जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो साइज पे किसी भी तरह असर नहीं डालता है। ओके, और ये तीसरा जो कारण है, यदि पेशेंट फाइब्रॉइड प्लस एनीमिया लेके आई है और वो आयरन को दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो हमको GnRH के साथ आयरन देना पड़ेगा। ओके, चौथा है ट्रांजिशनल थेरेपी की तरह भी यूज करते हैं, अगर कोई पेशेंट जो है वो मेरा पेरीमेनोपॉजल स्टेज में है और मेनोपॉजल स्टेज में जाने ही वाले हैं, तो फिर हम उसको सेकेंड
सेकेंड क्या बोलते हैं लैंड ड्रग से ट्रीट करेंगे, क्योंकि सर्जरी पॉजिटिव क्यों ही जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज जो होता है कि फाइब्रॉइड खुद ब खुद श्रिंक करने लगता है, इसीलिए हमको बस थोड़ा सा पेरी मेनोपॉजल स्टेज से अगर मेनोपॉजल स्टेज में जाने वाली है तो थोड़ा देर के लिए हम लोग को जो है वो ट्रीट कर देंगे मेडिसिन से, ठीक है ना। ओके तो इंडिकेशन फॉर GnRH एगोनिस्ट एंड GnRH एंटागोनिस्ट हो गया। अब बात करते हैं हम आगे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की ओर। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट यहाँ तक ड्रग का मेरा खेला हो गया है भाई, ड्रग से जितना ट्रीटमेंट कर सकते थे वो कर दिया। अब सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देखते हैं। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हम देखेंगे क्या, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हम जाएंगे यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म की ओर जाएंगे भैया। तो भैया यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हम उस स्थान पे करते हैं जहाँ पे जिस स्थान पे मेरा सेकेंड लाइन ड्रग जो है मतलब GnRH एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट जो है वो नहीं है। सबसे पहली बात जो है यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म इज occurring in which place where GnRH agonist and GnRH antagonist are not प्रेजेंट, ठीक है ना। जैसे पहली बात तो ये। अब इसके हम प्रिंसिपल के बारे में जाते हैं, प्रिंसिपल जाते हैं इसके। इसके प्रिंसिपल को हम देखेंगे तो जो यूरिनरी आर्टरी है is a branch of anterior division of internal iliac artery, ठीक है ना। तो यूरिनरी आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एम्बोलिज्म कर देंगे तो होगा क्या, क्या होगा, यूरिनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो का डिक्रीज होगा, देखो होता क्या है, यूरिनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है वो यदि डिक्रीज करता है तो
फाइब्रोइड का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज करेगा। फाइब्रोइड का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज करेगा, और फाइब्रोइड का ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा मतलब फाइब्रोइड का साइज एंड सिम्टम जो है वो भी डिक्रीज करेंगे। ये होता है इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका जो है इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कैसे करेंगे। तो यूरिनरी जो है यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म का प्रोसीजर क्या होता है ये हम देखेंगे। इसका हम लोग देखेंगे प्रोसीजर। तो ये इंसर्टेड वाया femoral artery into the contralateral urinary artery, ठीक ना। inserted by femoral artery in the contralateral urinary artery, ठीक है ना। और जो इसमें यूटिलाइज होता है, जो इसमें सबट्रांसिस यूटिलाइज होता है वो होता है मेरा इसमें जो सबस्टेंसेस पॉलीविलाइन एसीटेट, पॉलीविलाइन नहीं होता, अभी पॉलीविनाइन होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है, प्रोसीजर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म के लिए आइडियल कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। आइडियल कंडीशन फॉर पॉलीविलाइन, आइडियल कंडीशन फॉर यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, ठीक। आइडियल कंडीशन फॉर urinary artery embolism, सबसे पहला जो होता है कि पेशेंट जो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है और डिस्मेनोरिया, और ड्यू टू इंट्राम्यूरल
फाइब्रॉइड या फिर सब सीरियस फाइब्रॉइड। आइडियल कंडीशन फॉर UAE HME डिस्मेनोरिया। ओए भैया जी, ओके। तो आइडियल कंडीशन फॉर UAE हो गया। अब देखो भाई, सेकंड जो आइडियल कंडीशन होगा वो होगा कि पेरीमेनोपॉजल, लेडी है तो उसमें डाल देंगे। तीसरा, पेशेंट डू नॉट डिजायर फॉर फर्दर प्रेगनेंसी। पेशेंट डू नॉट डिजायर फॉर फर्दर प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और भी आता है कि दिस जो यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म है, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ it is also used as treatment option of it is also used as a treatment option of adenomyosis. And it is very beneficial, and it is very beneficial for the patient who have adenomyosis and fibroid, ठीक है। ये हो गया मेरा आइडियल कंडीशन फॉर UAE। अरे भैया ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर absolute contraindication for uterine artery embolism। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए होता है? सबसे पहले बात तो यदि प्रेग्नेंट लेडी है वाली, यदि प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, तो भाई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगी। दूसरी बात, इफ सी डिजायर पेशेंट डिजायर फर्दर प्रेगनेंसी, यदि पेशेंट फर्दर डिजायर करती है फर्दर प्रेगनेंसी या फिर फर्दर क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं फर्टिलिटी, तो भाई नहीं देना है भाई, बिल्कुल नहीं देना है। चौथा, यदि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसको नहीं देंगे। चौथी बात, यदि मैग्नेंसी है उसको तो नहीं देंगे, ठीक है ना। और एक होता है मेरा ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेटर, इसमें होता है हमारे
पेशेंट डिजायर फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होगा, पीडीआईडी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, क्या है? अगर ये सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, यदि एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है भाई, हमको पता नहीं है सिम्टम, तो फिर उसको यूएई नहीं करेंगे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट हो गया। अब देखते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या आ सकता है। तो भाई हम देखेंगे रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या सकता है? रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बात करेंगे, सबसे पहले बात आएगा मेरा मेनोपॉजल पेशेंट है तो उसमें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज जो होता है वो फाइब्रॉइड खुद ब खुद सी करने लगता है, तो हम क्यों डालेंगे उसमें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी है कि लियोमायोसार्कोमा का भी जो चांसेस है वो बढ़ने लगता है, इसे ले लेंगे। और दूसरी बात जो है वो पेडनकुलेटेड सब म्यूकोसा या फिर सब सिरोसा, सब म्यूकस या फिर सब सीरस फाइब्रॉइड है तो उसमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो है इससे जो होता है स्ट्रोक का नेक्रोसिस होने के चांसेस रहता है। इससे क्या हो सकता है कि चांसेस ऑफ नेक्रोसिस ऑफ स्ट्रोक, चांसेस ऑफ नेक्रोसिस ऑफ स्टॉक, chances of necrosis increase and fibroid can be free, फाइब्रॉइड कैन बी फ्री हो सकता है और इससे क्या प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। ओके, ये हो गया मेरा रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब इसका साइड इफेक्ट हम देख लेते हैं। यूएई है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा भाई? यूएई का साइड इफेक्ट क्या होगा? साइड इफेक्ट ऑफ यूरिनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, इसमें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है मेरा वो होता है आफ्टर प्रोसीजर होता है, पेल्विक पेन होता है, पेल्विक पेन ड्यू टू नेक्रोसिस, समझे ना। नेक्रोसिस होता है भाई फाइब्रॉइड तो पेन करता है, तो इसीलिए जो है मेरा पेल्विक रीजन में पेन महसूस होता है। और जो सेकेंड मोस्ट कॉमन
सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो मेरा वेजाइनल डिस्चार्ज है। ओके ठीक है। तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जो होता है यहाँ पे मेरा नाम होता है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में सारा मैं जो है UAE यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म का सारा कुछ, इसको क्यों डालते हैं, कब हम इसका यूज़ करते हैं, इसका जो है आइडियल कंडीशन क्या होता है डालने का, इसका प्रिंसिपल क्या था, इसका जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट और साइड इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए भैया, पढ़ लिए। ओके अब अपन लोग जाएंगे किसमें, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्या होता है थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में मेरा होता है पहला चीज फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी। फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी होता है मेरा। और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी मेरा दो तरह से होता है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, और दूसरा जो होता है मेरा मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक ना। इसका हम कहता है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। और इसमें होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड में होता क्या है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो पेशेंट है लाई करता है, लाई सुपाइन पोजीशन, पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में लाई करता है एंड रेज फोकस्ड ऑन फाइब्रॉइड, बट जो MRGFUS है इसमें जो है पेशेंट लाइज ऑन क्या बोलते हैं MRI मशीन, MRI मशीन लाई करता है, ठीक है। ओके तो ये जो है मेरा फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी है ना, ये हम या फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी ये हम कब करते हैं, कंडीशन इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो कंडीशन होता है, पहला नंबर ऑफ फाइब्रॉइड जो होता है नॉट मोर देन 3, या फिर नंबर ऑफ फाइब्रॉइड जो होता है वो 3 होना चाहिए। दूसरा साइज ऑफ फाइब्रॉइड की अगर हम बात करें, तो लेस देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और तीसरा जो फाइब्रॉइड है वो नॉट कैल्सिफाइड होना चाहिए। फाइब्रॉइड इज नॉट कैल्सिफाइड। ओके, तो ये मेरा एक चीज हो गया भाई। तो ये मेरा एक चीज हो गया। क्या हो गया? फोकस अल्ट्रासाउंड सर्जरी हो गया थर्ड लाइन में। अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो टेक्निक होता है वो होता है मेरा इंडोमेट्रियम एवल्जन। इंडोमेट्रियम एवल्जन, इंडोमेट्रियम एवल्जन। लेकिन इंडोमेट्रियम एवल्जन जो होता है वो ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है, ठीक है ना, इसको नोट मच उपयोग, नोट मच यूज। तीसरा होता है मेरा हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी, ठीक है ना। तो हिस्टेक्टोमी जो होता है वो मेरा दो तरह से होता है, एक होता है वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, एक होता है मेरा एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। क्या होता है? एक होता है मेरा वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, एक होता है मेरा एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। ठीक है, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी और मेरा एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। अब वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करने का मेरा जो होता है ना, वो कंडीशन ये होता है कि इसका जो साइज जो है ना, इसमें जो साइज होना चाहिए वो लेस देन 12 वीक टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का जो साइज होता है उससे कम होना चाहिए, तभी मेरा वेजाइनल हिस्टेक्टोमी हो सकता है, ठीक है ना। अब मेरे एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी की बात करें तो एक होता है मेरा टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, होता है लेप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। इसका अगर हम बात करें तो इसके दो तरीक़े से एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी होता है। एक होता है मेरा टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, और इसका मेरा होता है, क्या होता है भाई, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। ओके, तो यहां तक हम पढ़े कि यदि जो पेशेंट थी वो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेके आ रही है तो क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कि यदि पेशेंट जो है वो प्रेशर का कंप्लेंट लेके आ रही है, दूसरा जो है यदि पेशेंट जो है comes with chief complaint of pressure, तो पेशेंट जो है वो कम विद चीफ कंप्लेंट ऑफ प्रेशर। तो हम जानते हैं कि प्रेशर भाई किस कारण से होता है? प्रेशर इस कारण से होता है क्योंकि द साइज ऑफ द फाइब्रोइड इज इंक्रीज, बिकॉज साइज ऑफ फाइब्रोइड इज इंक्रीज। फाइब्रोइड का जो साइज है वो मेरा इंक्रीज कर गया है, तभी मेरा जो है प्रेशर देगा। और ये साइज इंक्रीज कौन सा फाइब्रोइड करेगा? ये साइज जो इंक्रीज होता है वो मेरा
सब सीरस फाइब्रॉइड या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अगर है तो फिर वो पता है कि प्रेशर जो है वो प्रेशर सिम्टम देगा, ठीक है ना। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा? तो इसका मैनेजमेंट जो हम लोग पिछले अभी देखे वही सब सारा चीज़ें हैं, उसी में से सब लिख देना है। क्या अगर मैनेजमेंट में जाएंगे तो क्या होगा? इसका हम लोग ड्रग देंगे वही GnRH। इसका ट्रीटमेंट वही है कि जो मेरा जो सेकेंड लाइन ड्रग था वो मेरा प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो वही है GnRH एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट देंगे। अगर पेरीमेनोपॉजल वुमेन है, पेरीमेनोपॉजल पेशेंट है, तो उसको UAE कर देंगे। इसी तरह से और तुम्हारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंटी प्रोजेस्टेरोन देंगे। या फिर सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रेगुलेटर मॉड्यूलेट सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रेगुलेशन मॉड्यूलेटर दे देंगे, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ दे देंगे। या फिर जो पेशेंट जो है वो मेरा मान लेते हैं कि पेशेंट जो कम विद द इनफर्टिलिटी केस लेकर आई है, इनफर्टिलिटी का केस लेकर आई है, ठीक है ना। यदि इनफर्टिलिटी का केस लेकर आई है तो इनफर्टिलिटी का केस जो होता है जनरली जो होता है किसी कारण होता है। इनफर्टिलिटी का केस जो होता है वो जनरली मेरा होता है सब म्यूकस फाइब्रोइड के कारण, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि सब म्यूकस फाइब्रोइड में भी टाइप 0 होता है, 1 होता है। टाइप 0 या 1 है तो उसको हम कहेंगे हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर देंगे। और यदि टाइप 2 है तो उसको हम लोग कर देंगे, और जो पढ़े लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर देंगे, ठीक है ना। या फिर कोई अदर कारण से हो रहा है तो फिर और देखेंगे अदर कारण से हो रहा है तो क्या कारण से हो रहा है, उस समय हम सर्जरी कर देंगे या फिर हम ड्रग चला देंगे। तो मेनली यही 2 कारण से होता है, ठीक है ना। और ये फिर किसी और कारण से हो रहा है तो लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लीजिए, ठीक।